नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो हम जो कलाम की जो रीट पात्रता के लिए ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है उसका टेस्ट नंबर 3 देख रहे थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 69 से देखेंगे। और जो ये साइकोलॉजी की क्लास है जो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में उपयोगी है। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि एक विचार अथवा अवधारणा के निर्माण में उपयुक्त वैचारिक प्रक्रिया जो नई, मौलिक तथा उपयोगी है क्या कहलाती है। क्वेश्चन को देखो, वापस पढ़ो और उत्तर आपके सामने होना चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन है कि एक विचार अथवा अवधारणा के निर्माण में उपयुक्त वैचारिक प्रक्रिया जो नई है, मौलिक है और उपयोगी है क्या कहलाती है। तो देखो, मौलिक कौन सी चीज होती है, एकमात्र वो होती है सृजनात्मकता। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 1। जहां भी मौलिक नाम आए, सृजनात्मकता। सृजनात्मकता क्या होती है कि आपने देखा होगा आपके आसपास कोई बच्चा है, कोई व्यक्ति है जो मतलब खराब वस्तुओं से बहुत अच्छी उपयोगी वस्तु बना लेता है, वही एक प्रकार की सृजनात्मकता है। और ध्यान रखना, बुद्धि का सृजनात्मकता से कोई संबंध नहीं होता। बुद्धि का सृजनात्मकता से कोई भी संबंध नहीं होता। मान लो कि कोई बच्चा है आपके आसपास जो बुद्धिमान है, ठीक है, बुद्धिमान है या फिर जो है उसके जो है बहुत ज्यादा जो क्या आ रहे हैं पढ़ाई में जो है बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो बुद्धिमान बालक के सृजनात्मक होने की जो है कोई जरूरी नहीं है कि वो सृजनात्मक होगा, ठीक है। बुद्धि का सृजनात्मकता से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है, तो ध्यान रखना इस बात का। बुद्धि में होता है अभिसारी चिंतन। क्या होता है? अभिसारी चिंतन। और सृजनात्मकता में क्या होता है? अपसारी चिंतन। ये बात भी अपन बार बार कर चुके हैं। किस क्या होता है? अपसारी चिंतन होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। उससे पहले एक बात मैं बता देता हूं, जो डिस्क्रिप्शन है उसमें अपने जीवा स्टडी ऐप का लिंक दिया हुआ है आपको, ठीक है। और वहां पर जो है रीट पात्रता के लिए जो साइकोलॉजी है, क्योंकि सबसे मेन जो है साइकोलॉजी नहीं है बहुत सारे स्टूडेंट के लिए, उनको मात्र 21 रुपए में, कितने रुपए में? 21 रुपए में 10 मॉडल टेस्ट मिल रहे हैं, ठीक है। मॉडल पेपर टाइप से मान लो कि आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो और वापस भी जो है इनको देख सकते हो और कितनी भी बार अटेम्प्ट कर सकते हो। और प्रत्येक जो टेस्ट है उसमें 30-30 क्वेश्चन है, ठीक है। प्रत्येक टेस्ट में 30 क्वेश्चन है और 10 मॉडल पेपर मिलेंगे मात्र 21 रुपए में, ठीक है। अगर आप एक 10 मॉडल पेपर की किताब भी लाओगे ना तो वो भी आपको 80 से 100 रुपए के बीच में मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर आप उसको टेस्ट के तौर पर भी दे सकते हो और बाद में उनका उत्तर जो है हिसाब से अपने हिसाब से देख भी सकते हो। तो मात्र 21 रुपए में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। देखो 21 रुपए देखो मामूली सी रकम है, क्योंकि जो है सबसे पहली बात तो कि ना टेस्ट छापने वाले को भी पैसे देने होते हैं, क्योंकि मेरे खुद को पास इतना टाइम नहीं है, स्कूल भी जाना होता है और सेकंड ग्रेड की भी क्लास रिकॉर्ड करनी होती है। तो इस कारण जो है 21 रुपए एक मामूली सी जो है प्राइस रखी गई है। 10 मॉडल पेपर, प्रत्येक में 30 क्वेश्चन है साइकोलॉजी के, और साथ में आपको मैथ के टीचिंग मेथड्स जो है ना उनके टेस्ट फ्री दिए जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऐप का, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्वेश्चन बोल रहा है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, सबसे पहला, यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है, मतलब बुद्धि का स्तर समान है, तब भी उपलब्धि में भिन्नता हो सकती है। तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ये तो एकदम सही है। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि समान, जो मान लो कि आपका दोस्त और आप है दोनों समान बुद्धि स्तर के हैं, तो क्या आप मान लो टीचर बन जाते हो और आपका दोस्त नहीं बन पाता, तो जरूरी थे दोनों ही टीचर बनोगे। तो बुद्धि स्तर समान होने पर भी उपलब्धि अलग अलग हो सकती है, तो ये ध्यान है रखना, तो बिल्कुल सही बात है। फिर सभी बालकों में कुछ भी समानता नहीं होती, तो ये तो गलत है। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ तो समानता होती है, पूरी तरह से तो भिन्नता नहीं होती है। फिर व्यक्तिगत विभिन्नताओं के वक्र खींचकर दिखाने पर वह एक दिशा की ओर झुक जाते हैं, तो ये भी गलत है। देखो, व्यक्तिगत भिन्नताओं का जो वक्र खींचते हैं ना, वो एक दिशा की तरफ नहीं झुकता है, वो जो है एक निश्चित प्रतिमान को फॉलो करता है, ठीक है। वो एक दिशा की तरफ नहीं झुकता है। ये जो है आप व्यक्तिगत भिन्नता नोट्स में साफ साफ पढ़ पाओगे, ठीक है। फिर व्यक्तिगत भिन्नताएं वंश कर्म के कारण होती है। हाँ, बिल्कुल वंश कर्म के कारण होती है, लेकिन केवल वंश कर्म के कारण नहीं होती, और भी कई कारक होते हैं, ठीक है, और भी कई कारक होते हैं। और मैं आपको बता चुका कि साइकोलॉजी में जो सबसे उचित विकल्प होते हैं उसको चुनते हैं। वंश कर्म के कारण व्यक्तिगत भिन्नता होती है, ये इसका सिर्फ एक पहलू है। यहां पर बात ये हो रही है वंश कर्म के कारण होती है, इसका मतलब सारी की सारी वंश कर्म के कारण नहीं होती है, बहुत सारे कारक हैं, उसमें से वंश कर्म एक कारक है, इसलिए ये भी गलत होगा। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 क्वेश्चन बोल रहा है कि कुसमायोजन से क्या तात्पर्य है। कुसमायोजन से क्या तात्पर्य है? तो सबसे पहले, बालक तथा उसके वातावरण में असंतुलन। बिल्कुल, बालक जो है आपके अपने आसपास के वातावरण से सामंजस्य नहीं बैठा पाता, तब वो क्या हो जाता है? असंतुलित हो जाता है, तो कुसमायोजन की तरफ जाता है। फिर स्वार्थी व असामाजिक होना। कोई बालक कुसमायोजित होगा ना तो वो स्वार्थी हो जाएगा, मतलब दूसरों के बारे में नहीं सोचेगा कि यार दुनिया तो मतलब भी है, ये है वो है, और वो असामाजिक हो जाएगा, ठीक है।
संवेगात्मक असंतुलन, उसको जल्दी गुस्सा आना, ठीक है, चिड़चिड़ा होना, ये सारे जो है संवेगात्मक असंतुलन भी है कुसमायोजन की विशेषताएं हैं। तो कुसमायोजन में उपयुक्त सभी जो है लक्षण प्रकट होते हैं। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। ये मान के चलो 2 क्वेश्चन तो जो है पक्के जो है ना पात्रता में ना उपयुक्त सभी वाले आते हैं। क्या आते हैं? उपयुक्त सभी वाले आते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। 72वां क्वेश्चन देखो, आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन, ये मैं सोचना ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, यानी ये क्वेश्चन आया हुआ है रीट पात्रता में कि भारतीय पुनर्वास परिषद, नाम क्या है? भारतीय पुनर्वास परिषद के संदर्भ में सत्य कथनों की पहचान करो। तो अगर कहीं आपके नोट्स में ये नहीं है तो लिख लेना, आया हुआ क्वेश्चन है। वापस आ सकता है कि इसकी स्थापना पंजीकृत सोसाइटी के रूप में सन 1986 में की गई। सबसे पहले तो यही आया था क्वेश्चन ही, इस हिसाब से नहीं आया था। इसकी स्थापना पूछी थी कब की गई, तो 1986 में की गई थी। ध्यान रखना, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना पंजीकृत सोसाइटी के रूप में 1986 में की गई। इसका कार्य क्या है? विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास व विशेष शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत लोगों का केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर रखना। ठीक है, स्थापना 1986 में हुई और इसका कार्य है विकलांग व्यक्तियों का पुनर्वास करना और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्यरत लोग हैं उनका केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर रखना। तो ये दोनों ही इसमें सही है। तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हो गए। तो उत्तर हो जाएगा इसका तीसरा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। देखो 73वां क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि व्यक्ति की आयु के साथ बढ़ने से नहीं रुकती। ठीक है, कौन सी ऐसी बुद्धि है जो व्यक्ति के आयु के साथ जो है, मतलब आयु बढ़ने के साथ जो है वो नहीं रुकती, वो तो चलती ही जाती है। ठीक है, सबसे पहले आती है जो है शिक्षा की बुद्धि, जो शैक्षिक बुद्धि है, तो ये तो आपकी जो है एक निश्चित समय के बाद में जो है रुक जाती है। फिर आती है स्थानगत बुद्धि। स्थानगत बुद्धि क्या होती है? देखो इसका जो है इंग्लिश वर्जन देखते हैं अपन। कौन सा वर्जन? इंग्लिश वर्जन। जो इसका इंग्लिश वर्जन है उसमें नाम क्या है? स्पेशियल। ठीक है, स्पेशियल जो है इसमें क्या होता है, आपका जो स्थानगत बुद्धि होती है ना, एक प्रकार से 3D बुद्धि होती है। क्या होती है? त्रिविमीय बुद्धि, त्रिविमीय बुद्धि। ठीक है, जो इसको देशिक बुद्धि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? देशिक बुद्धि भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, व्यक्ति जो 3D टाइप से, अमूर्त टाइप से सोचता है। जैसे इंजीनियर वगैरह होते हैं ना, वो इसी बुद्धि, उनमें यही बुद्धि पाई जाती है इंजीनियर वगैरह में। ठीक है, तो ये जो होती है, ये बुद्धि भी जो है आयु के साथ जो है रुक जाती है। वाचिक बुद्धि, ठीक है, भाषाई बुद्धि भी जो है क्या होती है? रुक जाती है। लेकिन जो भावात्मक बुद्धि है वो नहीं रुकती। ठीक है, आपके हर एक जो व्यक्ति के हर एक जो आयु का वर्ग होता है या आयु का जो फेज होता है उसमें अलग अलग भाव पाए जाते हैं। तो भावात्मक बुद्धि जो होती है वो व्यक्ति की आयु के साथ नहीं रुकती है। तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। हाँ, 74वां क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। देखो, रोरसा का प्रक्षेपी परीक्षण, जिसको कहते हैं रोरसा स्याही धाबा परीक्षण। कौन सा? स्याही धाबा परीक्षण, स्याही धब्बा परीक्षण या धाबा परीक्षण। ठीक है, इसमें काले व सफेद कार्ड नहीं है, नहीं है पूछा है। तो देखो इसमें कुल कार्ड कितने होते हैं? 10, जिसमें से 5 होते हैं काले व सफेद। 5 कार्ड क्या होते हैं? काले व सफेद। ठीक है, अब आते हैं दो होते हैं लाल और 3 होते हैं आपके रंगीन। ठीक है, अब इसने पूछा क्या कि जो रोरसा का जो परीक्षण है उसमें काले सफेद कार्ड नहीं कितने, तो काले सफेद है कितने? 5, और बचे हुए देखो 2 लाल है और 2 रंगीन है, तो नहीं कितने होंगे? तो नहीं भी 5 ही होंगे। ठीक है, काले सफेद कितने हैं? 5 है, और काले सफेद नहीं कितने हैं? वो भी 5 है, क्योंकि 2 लाल और 3 रंगीन, 5 ही तो ऐसे हैं जो काले सफेद नहीं और 5 काले सफेद है। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। एक प्रकार से रीजनिंग टाइप से पूछ लिया इसको। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। 75वां क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो कि एक विद्यार्थी बीएड प्रवेश परीक्षा देता है और वह असफल रहता है, तो वह क्या कहता है कि मैं अध्यापक बनना ही नहीं चाहता हूं। ये उदाहरण किसका है? तो देखो अपन जो ये रक्षात्मक युक्तियां हैं इनको बहुत सारे होंगे तो पिछले जो वीडियो है उसमें देख ली, और आप जो लाइन से वीडियो देखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर पिछले वीडियो नहीं देखे आपने माइनर टेस्ट 3 के तो वो जरूर देखें। तो देखो एक विद्यार्थी क्या कहता है, जो बीएड प्रवेश परीक्षा होती है ना, पीटीटी मान लो आप, वो उसमें असफल हो जाता है, तो वो क्या कहता है, फिर जो है उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वो क्या कहता है मैं अध्यापक बनना ही नहीं चाहता। तो ये उदाहरण कौन सी रक्षात्मक युक्ति का है? तो देखो रक्षात्मक युक्ति क्या होती है, मतलब आप जो है वातावरण से समायोजित हो रहे हो, अपनी जो है असफलताओं को छुपाने के लिए कुछ ऐसे जो है तरीके ढूंढ रहे हो जिससे आप जो है खुद को ऐसे मतलब क्या करो, समायोजित महसूस करो। तो जो 75 क्वेश्चन है उसमें उत्तर होगा आपका युक्तिकरण। क्या होगा? युक्तिकरण। और इसका अन्य नाम भी मैं आपको बता दूं, इसको कहते हैं औचित्य स्थापन। क्या कहते हैं? औचित्य स्थापन। ठीक है, औचित्य स्थापन और युक्ति
करण एक ही चीज है। इसमें व्यक्ति क्या करता है कि कोई चीज में असफल हो जाता है ना, तो फिर उसमें उस चीज में ही दोष निकालता है। जैसे चालाक लोमड़ी की कहानी सुनी होगी आपने, उसके अंगूर हाथ नहीं आते तो वो क्या करती है कि अंगूर खट्टे हैं। क्या करती है? अंगूर खट्टे हैं, मतलब उस अंगूर में दोष निकाल लिया। आपने चालाक लोमड़ी की कहानी सुनी होगी, उसके अंगूर हाथ नहीं आते, ऊंचे बहुत होते हैं, तो वो लास्ट में दाप दूप कर चाल वापस चलने लगती है, तो क्या कहती है कि यार अंगूर तो खट्टे हैं, मतलब जो है अंगूर खट्टे हैं इसलिए जो है मैं इसको नहीं खाना चाहती। तो वही बात है, ये युक्तिकरण या इसको कहते हैं औचित्य स्थापन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति असफल हो जाता है ना किसी चीज में, तो उस चीज को वो क्या करता है कि मतलब ऐसे बताता है कि वो कोई काम की नहीं है। जैसे बीएड प्रवेश परीक्षा में जो असफल हुआ तो बोला मैं बीएड करना ही नहीं, सॉरी मैं अध्यापक बनना ही नहीं चाहता, मतलब वो क्या कर रहा है? औचित्य स्थापन कर रहा है। ठीक है, और बाकी अपन जो है इन उदात्तीकरण, प्रेक्षण और तदात्मीकरण को जो है वैसे पढ़ चुके हैं पहले से, लेकिन थोड़ा सा और हम चर्चा कर लेते हैं। उदात्तीकरण क्या होता है? उदात्तीकरण क्या होता है? उदात्तीकरण को एक और नाम से जानते हैं, शोधन। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें जो है आपका एक उदाहरण याद रखना जो आ सकता है, तुलसीदास का वियोग साहित्य रचना, वियोग और साहित्य रचना, वियोग और साहित्य रचना। ये उदाहरण अगर आ जाए ना आपको, तो उत्तर अगर ऑप्शन में शोधन है तो शोधन, उदात्तीकरण है तो उदात्तीकरण करना है। इसमें क्या होता है आपका, इसमें जो है व्यक्ति अपना जो मतलब एक मन में जो इच्छा होती है वो पूरी नहीं कर पाती, तो उसको क्या करता है, वो दूसरी जो है पॉजिटिव तरफ डाल देता है। जैसे एक क्लास में जो दो बालक हैं वो आपस में जो लड़ते बहुत हैं, ठीक है, फाइट करते हैं, एक दूसरे को मारपीट करते हैं, और बड़े होकर वो क्या बन जाते हैं? मुक्केबाज बन जाते हैं, या जो है कुश्ती जो मतलब कुश्ती करने वाले रेसलर बन जाते हैं। मतलब शुरुआत जो है बचपन में क्या करते हैं, एक दूसरे को मारपीट बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा शैतान है, और बड़े होकर वो क्या बन जाते हैं? बॉक्सर बन जाते हैं। तो उससे क्या हो गया आपका वो जो है उनका जो नेगेटिव चीज थी उसको पॉजिटिव में बदल दिया, तो वो कहलाता है आपका शोधन या उदात्तीकरण। ये थोड़े से कंफ्यूजन वाले शब्द हैं, तो इनको अच्छे से समझ लेना आप। जो भी ये रक्षात्मक युक्तियां, यहां से 1 से 2 क्वेश्चन पक्के आते हैं। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। 76वां क्वेश्चन बोल रहा है कि द बैकवर्ड चाइल्ड, ये पुस्तक के लेखक कौन है? ये आपको अच्छे से जो है अलग से याद रखनी है। द बैकवर्ड चाइल्ड जो पुस्तक है उसके लेखक है सिरिल बर्ट। ठीक है, सिरिल बर्ट, तो इसके उत्तर हो जाएगा द बैकवर्ड चाइल्ड पुस्तक सिरिल बर्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। 77वां क्वेश्चन बोल रहा है कि व्यक्तित्व को उसके सामाजिक के आधार पर अंतर्मुखी और बहिर्मुखी वर्गों में विभाजित करने वाले मनोवैज्ञानिक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और नॉर्मल क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्ल जुंग। कार्ल जुंग है, उन्होंने जो है व्यक्तित्व को अंतर्मुखी और बहिर्मुखी 2 भागों में जो है विभाजित किया था। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, फ्राइड का पता ही आपको, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया है? सिगमंड फ्राइड ने। इनका हम बार बार जो है इनका चर्चा भी करते आए हैं, फ्राइड की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। 78वां क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपीय परीक्षण की विशेषता नहीं है? तो अपन कल के वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, परीक्षण 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रक्षेपीय हो गया, ठीक है, प्रक्षेपीय के अलावा जो है प्रेक्षण हो गया, और एक स्थिति प्रेरक हो गया। ठीक है, तो इसमें जो प्रक्षेपीय परीक्षण है, ठीक है, जिसको कहते हैं प्रोजेक्टिव मेथड, क्या कहते हैं? प्रोजेक्टिव मेथड। तो जो प्रोजेक्टिव मेथड है इसमें क्या होता है? सबसे पहले तो देखो इसमें जो है विशेषता नहीं है, तो देखो अस्पष्ट उद्दीपक होता है इसमें, तो बिल्कुल होता है। अब आप सोचोगे ये नेगेटिव सेंस में नहीं, अस्पष्ट उद्दीपक होता है जिससे ही तो व्यक्तित्व की पहचान होती है। फिर व्यक्ति प्रत्यक्षण होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर अनुक्रिया की स्वतंत्रता होती है, मतलब जो है जो भी जिस पर भी परीक्षण किया जाता है उसको अनुक्रिया की क्या होती है? स्वतंत्रता होती है। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 1, वस्तुनिष्ठ व्याख्या। जहां व्याख्या शब्द आ जाए ना उसमें तो आपका ये मान लो प्रेक्षण जो प्रक्षेपीय जो परीक्षण है उसमें व्याख्या का कोई स्थान है ही नहीं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 क्वेश्चन बोल रहा है कि व्यक्तित्व के वर्गीकरण का प्रारूप उपागम कौन सा है? तो देखो व्यक्तित्व जो वर्गीकरण है उसके 3 उपागम है। ठीक है, कितने उपागम है? 3 उपागम। तीनों को अगर ध्यान रखें तो सबसे पहले आता है आपका प्रारूप उपागम। ठीक है, तीनों जो वर्गीकरण मैं बता देता हूं। सबसे पहले आता है तो प्रारूप उपागम, ठीक है। एक आता है आपका विशेषक उपागम। कौन सा? विशेषक उपागम, ठीक है, इसको शीलगुण उपागम भी कह सकते हो। और एक आता है अंत्य क्रियात्मक उपागम। कौन सा? अंत्य क्रियात्मक उपागम, क्रियात्मक उपागम। ये 3 उपागम है। ठीक है, प्रारूप उपागम क्या करता है? प्रेक्षित व्यवहार पर जो है प्रेक्षित व्यवहार के हिसाब से जो वर्गीकरण करता है, जो दिख रहा है उसके हिसाब से। विशेषज्ञ किसके आधार पर करता है? शील गुणों के, या मनोवैज्ञानिक गुण भी कह सकते हो, या शील गुणों के आधार पर, मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर। ठीक है,
और ये जो है आपका अंतःक्रियात्मक होता है, ये स्थिति परक होता है। स्थिति परक मतलब हर स्थिति का हिसाब से, कोई व्यक्ति जो है हॉस्पिटल में तो अलग हिसाब का व्यक्तित्व दिखाएगा और किसी मंदिर में तो अलग हिसाब का व्यक्तित्व दिखाएगा। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अपना स्थिति परक वाला। मेन है प्रारूप और विशेषक। प्रारूप जो प्रेक्षित व्यवहार पर अध्ययन करते हैं उसमें देखो हिपोक्रेटस का वर्गीकरण है जो आपका फ्लूइड के आधार पर है। किसके आधार पर? फ्लूइड या हम कहते हैं ह्यूमर्स के आधार पर, ठीक है। और जो यूंग का वर्गीकरण है यह आपका मनोवैज्ञानिक जो मतलब अंतर्मुखी और बहिर्मुखी इनके आधार पर है, ठीक है। और आपका जो सेल्डन का वर्गीकरण और क्रेस्मर का वर्गीकरण ये भी सारे प्रारूप उपागम के ही भाग हैं। और ये दोनों जो है ना, सेल्डन और क्रेस्मर, इनका ध्यान रखना, ये शारीरिक बनावट के आधार पर इन्होंने वर्गीकरण किया। किसके आधार पर? शारीरिक बनावट के आधार पर। तो ये अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये चारों ही जो है प्रारूप उपागम के उदाहरण है। तो ऑप्शन जो है इसका हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर 4। ये सारे के सारे प्रारूप जो उपागम है उसका ही उदाहरण है। अगला क्वेश्चन नंबर 80 बोल रहा है आपका कि व्यक्तित्व मापन की किस विधि में किसी प्रशिक्षित द्वारा व्यक्ति के व्यवहार, उसके हाव भाव, शारीरिक भाषा को देखकर उसके व्यक्तित्व के बारे में मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। वापस पढ़ो, देखो क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल जाना चाहिए उत्तर कि व्यक्तित्व मापन की किस विधि में किसी प्रशिक्षित द्वारा व्यक्ति के व्यवहार, उसके हाव भाव, शारीरिक भाषा को देखकर उसके व्यक्तित्व के बारे में मूल्यांकन किया जाता है। तो देखकर मतलब ऑब्जर्व करके, क्या करके? ऑब्जर्व करके, ठीक है। तो ऑब्जर्व करके जो है ना, किसी की अगर हम देखेंगे तो ऑब्जर्व करेंगे, इसका मतलब क्या कर रहे हैं? अपन प्रेक्षण कर रहे हैं। तो ऑब्जर्व, देखो इंग्लिश वाले में तो साफ साफ स्पष्ट हो रहा है कि ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ऑब्जर्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्या कर रहे हैं अपन? किसी व्यक्ति का हाव भाव वगैरह को तो देख रहे हैं अपन, उसके व्यक्तित्व का सिर्फ प्रेक्षण कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। तो ऑब्जर्वेशन करेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 साफ साफ सही उत्तर हो जाएगा। एक ये MMPI है ना, इसको भी थोड़ा सा समझ लो आप, क्योंकि कई बार आपके काम आ सकता है। जो आपका ये MMPI है, ये आपका है मिनीसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची, सही से लिख देते हैं, मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची, ठीक है। ये इसका, ठीक है। ये 2 वैज्ञानिक थे, एक तो मैकिनले थे और एक आपके थे हेथवे, इन दोनों ने दी है ये। इसके बारे में थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ये भी व्यक्तित्व परीक्षण की विधि है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 81 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से केटल द्वारा व्यक्तित्व के गुणों व विशेषकों के कितने प्रकार हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मान सकते हो, क्यों? अभी पता चल जाएगा। देखो केटल ने दिया था 16 PF प्रश्नावली, 16 PF प्रश्नावली। इसका मतलब उन्होंने कितने शील गुण बताए? 16 शील गुण। कितने शील गुण बताए? 16 शील गुण, ठीक है। लेकिन गलती अपन यही करते हैं, यहां उत्तर हम 16 कर देते हैं, जबकि उत्तर 16 नहीं होगा इसके। यहां पर पूछा कि कितने प्रकार बताए, उन्होंने कुल शील गुण 16 बताए लेकिन प्रकार 2 ही बताए, ठीक है। इन 16 शील गुणों के 2 ही प्रकार बताए। एक तो आपके होता है मूल शील गुण, क्या होता है? मूल शील गुण या मूल गुण कह सकते हो। और दूसरा होता है आपका स्तही गुण, ये 2 ही बताए। तो प्रकार कितने बताए? 2। कौन कौन से? ऑप्शन 3 होगा इसका उत्तर, एक तो मूल गुण और एक स्तही गुण। मूल गुण जो होते हैं ना आपके, ये होते हैं आपके स्थिर होते हैं और जन्मजात होते हैं, ठीक है। स्थिर होते हैं और क्या होते हैं? जन्मजात होते हैं, ठीक है। और स्थायी गुण जो होते हैं आपके व्यवहार में दिखते हैं, ठीक है, आपके व्यवहार में जो होते हैं। और ये मूल गुण होते हैं आंतरिक, क्या होते हैं? आंतरिक। और ये आपके जो है व्यवहार में बाह्य जो है बाहरी होते हैं और दिखते हैं। तो ये ध्यान रखना, 2 ही प्रकार से बांटा है केटल ने व्यक्तित्व के गुणों को। 16 तो शील गुण बताए उन्होंने, तो इसका उत्तर 16 नहीं होगा, क्या होगा? 2 मूल गुण और स्थायी गुण, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, 82 नंबर क्वेश्चन। 82 क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कार्ल युंग या कार्ल जुंग भी कहते हैं इनको, के वर्गीकरण में बहिर्मुखी व्यक्तित्व की कौन सी विशेषता नहीं है? बहिर्मुखी नाम से पता चल रहा है कि हर कुछ जो है आप बाहर से जो है, मतलब बहिर्मुखी कौन सा होता है? जो तो मस्त रहता है, ठीक है, सामाजिक होता है, सबके साथ अच्छे से बात करता है। और एक होता है अंतर्मुखी, जो अपने आप में ही रहता है, खोया हुआ रहता है। तो उससे पता चल जाएगा। देखो, सामयिक द्वंद्वों से पलायन, रूढ़िवादी और आत्म केंद्रित, ठीक है। तो आत्म केंद्रित क्या बहिर्मुखी हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं। तो आत्म केंद्रित कौन होता है? अंतर्मुखी होता है। तो ये पहला ही उत्तर हो गया, क्योंकि इसने क्या पूछा था कि जो है आपका जो है बहिर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है, तो पहली ही नहीं है, क्योंकि ये अंतर्मुखी की है। सामाजिक जीवन में अधिक रुचि लेने वाले, मतलब
सबके साथ घुल मिलकर मस्त रहने वाले, कहीं पर मान लो कि कोई प्रोग्राम हो, बहुत सारे जो है रिश्तेदार या फिर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो, वहां पर मस्त एकदम बातें कर रहा है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व, तो सामाजिक जीवन में अधिक रुचि लेता है। अपनी भावनाओं को आसानी से अभिव्यक्त कर देने वाले, जो भी उनके मन में होता है बोल देते हैं वो, ठीक है। यथार्थवादी, आशावादी, सामाजिक और खुश मिजाज, बिल्कुल सही। तो ये तीनों क्या भाई, ये जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व उनकी पहचान है। पहली अंतर्मुखी की है तो नहीं पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो 83 क्वेश्चन भी बहुत इजी है। वह विधि जिसमें पागल व्यक्ति एवं छोटे बच्चों के व्यवहार का अध्ययन नहीं किया जा सकता, इसमें स्वयं की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। वापस क्वेश्चन देखो कि वह विधि जिसमें पागल व्यक्ति एवं छोटे बच्चों के व्यवहार का अध्ययन नहीं किया जा सकता, ठीक है। कोई पागल व्यक्ति है या एक छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा भी अपने जो है उसको पता नहीं होता कि हाव भाव क्या चीज होती है, तो ये दोनों है, जहां पागल व्यक्ति और छोटा बच्चा, इनमें जो कौन सी विधि जो है इनके व्यक्तित्व अध्ययन में जो आप काम नहीं ले सकते, एक क्वेश्चन ये पूछना चाहता है। तो देखो इंग्लिश तरफ चलो, सबसे पहले इस तरफ चलोगे तो ऊपर वाले दो एक सेम मेथड है, ऑब्जर्वेशनल जो ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन मेथड है मतलब निरीक्षण, ठीक है। ऊपर वाले दोनों अवलोकन और निरीक्षण एक ही बात है। तो इन दोनों का मतलब है कि हम व्यक्ति को बाहर से सिर्फ अवलोकन कर रहे हैं, तो इससे तो हम पागल व्यक्ति और छोटे बच्चों को देख सकते हैं कि बच्चे की हरकतें कैसी है, पागल व्यक्ति की हरकतें कैसी है, और अध्ययन कर सकते हैं। तो ये दोनों तो उत्तर नहीं हो सकते, क्योंकि अध्ययन नहीं किया जा सकता पूछा है। फिर आपका बहिर्दर्शन, तो बहिर्दर्शन भी एक प्रकार से अवलोकन ही हो गया, बाहर से देख रहे हो, आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो कि यार ये बच्चा, तो उससे तो आप आसानी से अध्ययन कर सकते हो। लेकिन अंतर्दर्शन विधि से जो है आप अध्ययन नहीं कर सकते किसी भी पागल व्यक्ति या छोटे बच्चे का, क्योंकि अंतर्दर्शन जो विधि है उससे उसी व्यक्ति का अध्ययन किया जा सकता है जो मतलब थोड़ा समझदार हो और जिसको जो है अच्छा सा ज्ञान हो सारी चीजों का, तो उसका ही अंतर्दर्शन विधि से अध्ययन किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सॉरी, क्वेश्चन नंबर 84 क्वेश्चन बोल रहा है व्यक्तित्व का पंचकारक सिद्धांत का पक्ष नहीं है। कल का जो वीडियो उसमें अपन ने जो है पांचों जो पंचकारक जो सिद्धांत है उसको पूरा अच्छे से देखा था। पॉल कोस्टो ने जो है इसका जो है सिद्धांत दिया था। इसमें 5 कारक कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आपका अनुभवों का खुलापन नंबर 1, ठीक है। दूसरा है आपका सहमतिशीलता नंबर 2, ठीक है। तीसरा है आपका कौन सा, बहिर्मुखता नंबर 3, ठीक है। ऊपर नीचे हो सकते हैं, बाकी मैं बता रहा हूं आपको। चौथा है आपका तंत्रिका ताप कह सकते हो आप, तंत्रिका ताप। पांचवा है आपका अंतर विवेकशीलता, ठीक है। तो इसमें कौन सा नहीं है, आप खुद देख लो, आप कौन सा नहीं है, मनस्तापिता नहीं है। ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। और कल सेम क्वेश्चन आया था, उसमें सिर्फ ये दिया हुआ था कि कौन सा नहीं है, और अंतर्मुखिता दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था, अंतर्मुखता, और अंतर्मुखता आपको पता है नहीं है, अंतर्मुखता भी नहीं है। बहिर्मुखता जरूर है लेकिन अंतर्मुखता इसमें शामिल नहीं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 क्वेश्चन बोल रहा है, देखो हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक बालक का इडिपस मनोग्रंथि का समाधान करने में निष्फल हो जाता है। एक बालक जो इडिपस, आपको पता है इलेक्ट्रा और इडिपस ग्रंथि आप पढ़ चुके, और मैंने भी बहुत सारी क्लासों में बताया, शुरुआत वाली क्लासों में। इलेक्ट्रा ग्रंथि जो है बालिका में पाई जाती है, और इडिपस जो ग्रंथि है वो जो है बालक में पाई जाती है। ये इडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि ये क्या करती है, ये जो इलेक्ट्रा ग्रंथि जो बालिकाओं में पाई जाती है वो क्या करती है, वो जो अपने जो समान लिंग के माता पिता, मतलब बालिका में अगर इलेक्ट्रा ग्रंथि एक्टिव है तो वो अपनी जो है माता के प्रति, और बालक में अगर इडिपस ग्रंथि एक्टिव है तो वो अपने पिता के प्रति, समान लिंग के जो माता पिता है उनके प्रति जो है हीन भावना जो है इसकी मतलब हीन भावना की जैसे देखते हैं या आक्रामकता के हिसाब से देखते हैं। तो बालक में कोई इडिपस मनोग्रंथि का समाधान करने में निष्फल हो जाता है और समान लिंग के माता पिता के साथ आक्रामकता से का अनुभव करता है, ठीक है, आक्रामक हो जाता है उनके सामने। तो बालक की उक्त दशा के पीछे क्या कारण है, तो देखो ये जो है इसका उत्तर होगा जो है ऑप्शन नंबर 2 स्थिरीकरण। अब आप सोचोगे कि यार ये तो समझ में ही नहीं आया, थोड़ा सा हम जो है स्थिरीकरण है इसको समझ लेते हैं। जो स्थिरीकरण है उसमें क्या होता है, स्थिरीकरण में नाम देखो स्थिर होता है, फिक्स होता है। तो इसमें क्या होता है कि बालक जो होता है ना, बालक किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति अपना दृष्टिकोण स्थिर कर लेता है। कौन स्थिर कर लेता है, मतलब समायोजित कर लेता है। स्थिर या कह सकते हो समायोजित कर लेता है, ठीक है। वापस देखो कि इडिपस ग्रंथि जो है एक बालक में एक्टिव हुई, इसका मतलब वो अपने पिता के प्रति क्या होगा, हीन भावना से आक्रामकता से देखेगा। तो इस जो है इसमें वो किस चीज में जो है मतलब इसको
कंट्रोल करने में असफल हो रहा है, निष्सफल हो रहा है, इसका कारण क्या होता है? स्त्रीकरण। स्त्रीकरण में क्या होता है कि स्थिर हो जाता है उसका, मतलब उस अपने पिता के प्रति जो है ना, उसके दिमाग में जो उसका दृष्टिकोण है ना, वो समायोजित हो जाता है या फिर एक तरह से स्थिर हो जाता है, फिक्स हो जाता है। तो फिर क्या करता है, उसको वो ना निष्सफल हो जाता है उसमें जो है बैलेंस बनाने में। तो ये उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2, स्त्रीकरण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसको कहते हैं हम TAT, उसकी सही व्याख्या करता है? तो कल के वीडियो में अपन चर्चा कर चुके हैं, इसमें कुल 31 कार्ड होते हैं, जिसमें से 30 कार्डों पर एक चित्र जो है, एक कार्ड खाली होता है और 30 कार्डों पर चित्र होता है और एक कार्ड खाली होता है। तो 30 + 1 होता है। 30 कार्ड तो रंगीन होते हैं या चित्रयुक्त होते हैं और एक कार्ड क्या होता है? खाली। तो पहला तो सही है। दूसरा, ये परीक्षण 4 चरणों में होता है, तो बिल्कुल नहीं, 3 चरणों में होता है। कितने चरणों में? 3 चरणों में। तो ये गलत हो गया। फिर TAT का भारतीय संस्करण BK पासी ने, तो बिल्कुल गलत है। जो TAT का जो भारतीय परीक्षण है वो उमा चौधरी ने, ठीक है, किसने? उमा चौधरी ने जो है प्रतिपादित किया था। तो ये भी गलत हो गया। फिर अब प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की प्रयोगात्मक विधि है, तो गलत। क्यों? कौन सी विधि है ये आपकी प्रक्षेपी विधि, प्रोजेक्टिव मेथड। तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन जो है केवल एक ही सही है इसमें, तो ऑप्शन उत्तर हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगला कहता है 87 नंबर क्वेश्चन की ऑल पार्ट के व्यक्तित्व का शील गुणों का सिद्धांत से संबंधित व्यक्ति का प्रबल वह गुण जो छिपाया नहीं जा सकता, जैसे महात्मा गांधी का सत्य और अहिंसा का गुण, इस गुण को किस व्यक्तिगत प्रवृत्ति में रखा जाएगा? जो महात्मा ऑलपर्ट ने जो गुण दिए थे, 3 दिए थे। कौन सा? एक तो केंद्रीय प्रवृत्ति के गुण, एक प्रधान प्रवृत्ति के गुण और एक गौण प्रवृत्ति के गुण। सामान्य प्रवृत्ति इसमें नहीं है। तो देखो, इस 3 गुणों को अलग अलग बांटा था। तो ऐसा गुण जो छिपाई नहीं छिप सकता, जैसे महात्मा गांधी का अहिंसा का गुण या सत्य का गुण, तो यह जो आपका आएगा, ये आएगा ऑप्शन नंबर 2 में, प्रधान गुण। ठीक है, कौन सा? प्रधान। तो उत्तर क्या हो जाएगा? दूसरा। केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से गुण होते हैं? जो आप अपने, जैसे मान लो कि नौकरी करने जाते हो तो बायोडाटा में लिखते हो ना, वो गुण होते हैं कि मैं मेहनती हूं, मैं ये हूं, मैंने ये डिग्री ली है। ये सारे गुण आते हैं आपके केंद्रीय प्रवृत्ति के। गौण गुण कौन से आते हैं? जिनका इतना महत्व नहीं है, जैसे आपको कोई चीज पसंद है, जैसे मुझे आम पसंद है, ये सारे किस में आते हैं? आपके गौण में आते हैं। और जो आप अपने बायोडाटा में लिखते हो वो सारे केंद्रीय प्रवृत्ति के। और प्रधान गुण होते हैं व्यक्तित्व से संबंधित होते हैं आपके, जो छिपाई नहीं छिप सकते, जैसे महात्मा गांधी का सत्य और अहिंसा का गुण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 क्वेश्चन बोल रहा है व्यक्ति की भिन्नता का क्या अर्थ है? तो सबसे पहला, कोई 2 व्यक्ति शारीरिक और मानसिक योग्यता के समान और एक जैसे होते हैं, तो ये तो भिन्नता तो हो ही नहीं सकती, तो ये तो गलत हो गया। फिर 2 व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता का होना, तो ये हो सकता है। फिर कोई 2 व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते, तो इन दोनों में उपयुक्त कौन सा है? और मैं आपको पहले ही कह चुका कि उचित विकल्प का चयन करना है। तो देखो, शारीरिक भिन्नता होती है बिल्कुल, लेकिन सिर्फ शारीरिक थोड़ी ना होती है, मानसिक, संवेगात्मक, सारी जो है एक जैसे नहीं होते। तो ऑप्शन 3 ज्यादा सही है। तो ऑप्शन 3 इसका उत्तर हो जाएगा कि कोई भी 2 व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान नहीं होते, और ये होती है व्यक्ति के भिन्नता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 क्वेश्चन बोल रहा है, देखो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए उपयोगी है। निम्न में से वह बालक जिनका निष्पादन मानक के ऊपर अथवा नीचे इस प्रकार विचलित होता है कि उनके अध्यापन हेतु विशेष शिक्षा की आवश्यकता पड़े। नाम यहां से पता चल रहा है विशेष शिक्षा, तो बालक क्या होगा? विशिष्ट बालक। ठीक है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 और आज का लास्ट क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली बालकों के कुसमायोजन के क्या कारण हो सकते हैं? कुसमायोजन मतलब कि वो जो अच्छे से समायोजित नहीं हो पा रहा। तो देखो, विद्यालयों में समर्थ शैक्षिक कार्यक्रम का अभाव, अगर जो है एक बालक जो प्रतिभाशाली है उसके लेवल का अगर आप नहीं पढ़ा रहे हो, तो वो बिल्कुल क्या होगा? कुसमायोजित होगा। तो पहला भी इसका सही कारण है। दूसरा है अनुचित आदत एवं अरुचि का निर्माण होना। ठीक है, कोई अनुचित आदत संगत का असर आ जाता है तो भी वो क्या हो जाता है? कुसमायोजित हो जाता है। फिर कक्षा कक्ष की गतिविधियों के चुनौतीपूर्ण न होने पर वह निरस्ता का अनुभव करता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त 26 का उत्तर जाएगा। मतलब कक्षा कक्ष में जो आप गतिविधियां करा रहा है कोई टीचर, वो उसके लेवल की नहीं है, चुनौती नहीं दे रही उसको, तो वो क्या करता है? नीरस अनुभव करता है। तो ये भी कुसमायोजन का कारण है। तो उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो ये आज की आपकी क्लास पूरी हुई। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में जीवा स्टडी ऐप का लिंक दिया हुआ है, जाकर जो है आप जो है मात्र जो है 21 रुपए में आपको जो है 30 क्वेश्चन के 10 मॉडल पेपर मिलेंगे साइकोलॉजी के, और साथ में मैथ की टीचिंग मेथड्स के टेस्ट फ्री मिलेंगे। जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद। बन रहे हैं जीवा स्टडी के साथ।